आसमान से आग बरस रही थी। धरती गर्म होकर ज्वालामुखी जैसा दाह फेंक रही थी। जून की गर्मी से पूरा गांव परेशान था। गांव की सड़कें सुनसान थीं। चौराहे पर स्थित 30 वर्षीय रमेश की तरबूज की दुकान पर लोगों की चहल पहल थी। तपती धूप में भी रमेश के मीठे तरबूज लोगों को राहत दे रहे थे। अरे भाई, जरा रुको। इस चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी में अगर शरीर और मन को सच्ची ठंडक चाहिए तो हमारे इस लाल लाल मीठे तरबूज को चक्कर देखो। ऐसा मीठा और ठंडा तरबूज है कि खाते ही मुंह में पानी आ जाए और बाहर की लू का नामो निशान मिट जाए। अरे बिल्कुल रमेश भाई, आपकी बात 100% सही है। इस भरी दोपहरी की गर्मी में जब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, तब भी हम शाम होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इसका सारा श्रेय आपके तरबूजों की उस बेहतरीन मिठास को जाता है। भाई साहब, एक अच्छा सा लाल और मीठा तरबूज छांट कर देना। दिन भर की धूप में काम करते करते गला एकदम सूख गया है। बस आपकी दुकान का तरबूज खाकर ही शरीर में ठंडक पड़ेगी और जान में जान आएगी। जल्दी से 1 किलो 1.5 किलो का पीस काटो। अरे बिल्कुल भाई साहब, आप बस देखते जाइए। ऐसा लाल और शहद जैसा मीठा तरबूज दूंगा कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे। लीजिए, ये वाला तरबूज एकदम पक्का और रसदार है। जैसे ही छुरी लगेगी, अंदर का लाल रंग देखकर ही दिल खुश हो जाएगा। फिर रमेश ने तरबूज तौलकर ग्राहक को दे दिया। फिर ये ग्राहक अपने अपने तरबूज लेकर वहां से अपने अपने घर के लिए निकल गए। आइए भैया, आइए, जरा हमारी दुकान की तरफ आइए और इन ताजे तरबूजों को देखिए। एकदम खेत से तोड़े हुए लाल, रसीले और शहद जैसे मीठे तरबूज। आइए आइए। रमेश की आवाज सुनकर एक वृद्ध और बेसहारा व्यक्ति उनकी दुकान की ओर आया। तपती धूप में उसके तन पर फटे पुराने चीथड़े थे और उसकी आंखों में गहरी प्यास और लाचारी साफ झलक रही थी। बेटा, सुबह से धूप में चलते चलते गला सूखा जा रहा है। शरीर में अब जरा भी हिम्मत नहीं बची है। अगर हो सके तो मुझे इस लाल तरबूज का कोई छोटा सा टुकड़ा दे दो ताकि इस बुढ़ापे की प्यास बुझ सके। बेटा, मेरी जेब में पैसे तो नहीं है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें ढेर सारी दुआएं जरूर दे सकता हूं। अरे ताऊ, पैसे की बात करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? दुआओं से बड़ी दौलत इस दुनिया में और कोई नहीं होती। आप आराम से बैठिए, इस मीठे तरबूज से अपनी प्यास बुझाइए और ठंडक लीजिए। पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भरपेट खाइए। फिर रमेश ने एक तरबूज काटकर उस गरीब व्यक्ति को खाने के लिए दिया। फिर वह व्यक्ति तरबूज खाने लगता है। बेटा, जुग जुग जियो। इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में तुमने मुझ जैसे लाचार की जो मदद की है, भगवान तुम्हें उसका फल जरूर देंगे। तुम्हारा तरबूज तो मीठा है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मीठा तुम्हारा दिल है। ताऊ, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी इन दुआओं के सामने मेरी इस छोटी सी मदद की कोई कीमत नहीं है। ये सब आपका ही आशीर्वाद है जो मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। जब भी आपको प्यास लगे, आप बेझिझक यहां आ जाया करिए। फिर वह व्यक्ति रमेश को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और धूप कम होने से लोग फिर धीरे धीरे बाजार आने लगते हैं। माँ, वो देखो, कितना बड़ा और लाल लाल तरबूज है। मुझे भी वही लाल लाल तरबूज खाना है। प्लीज माँ, मुझे वही दिला दो ना। नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने आइसक्रीम खाई है। अभी तुरंत तरबूज खाओगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा या पेट खराब हो सकता है। आज नहीं, फिर कभी खाएंगे। चलो अब घर चलते हैं। नहीं माँ, मुझे आइसक्रीम से कोई मतलब नहीं। मुझे तो वही लाल लाल तरबूज चाहिए। प्लीज माँ, बस एक छोटा सा टुकड़ा। अगर आप नहीं दिलाओगी तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा और जोर जोर से रोऊंगा। देखो ना, कितना मीठा लग रहा है। रमेश यह सब देख रहा होता है। अरे बहन जी सुनिए, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। इनका नन्हा सा दिल क्यों तोड़ रही हैं?
इसे थोड़ा सा ही सही मगर तरबूज जरूर खिला दीजिए। ये एकदम शहद जैसा मीठा और ताजा है। इसे खाते ही ये खुश हो जाएगा और इसकी सारी जिद गायब हो जाएगी। चलो खरीद देती हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो तुम। आज के बाद अगर तुमने बाजार आने की जिद की तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ नहीं लाऊंगी, समझ गए? फिर ये दोनों रमेश की दुकान के पास पहुंचते हैं। भैया जरा एक बढ़िया सा लाल लाल और मीठा तरबूज चुनकर देना। ये ना बहुत जिद्दी होता जा रहा है, दिन पर दिन इसकी जिद बढ़ती ही जा रही है। अगली बार से तो इसे बाजार ही नहीं लाऊंगी। अरे बहन जी, अब बच्चे हैं तो जिद्दी तो होंगे ही। बचपन में ऐसी जिदें तो इनकी पहचान होती हैं। इन्हीं छोटी छोटी शरारतों से तो घर में रौनक रहती है। आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, बस थोड़े से प्यार से समझाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर रमेश ने उस बच्चे को तरबूज दे दिया और फिर वह बच्चा खुशी खुशी अपनी माँ के साथ चला जाता है। तरबूज बेचते बेचते रात हो जाती है। रमेश फिर अपने घर की ओर जाने की तैयारी करने लगता है। चलो, आज का सारा सामान पैक हो गया। अब आंधी तूफान मेरे तरबूज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलो, अब थक भी गया हूं। चलिए, अब घर की ओर चलता हूं। फिर रमेश अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन सुबह रमेश हमेशा की तरह अपनी जगह पर तरबूज बेच रहा था। तभी उसकी नजर चौराहे के दूसरे छोर पर गई। वहां एक नया और अनजान व्यक्ति अपनी चटाई बिछाकर बैठा था। उसके तरबूजों के पास भारी भीड़ जमा थी, जिसे देखकर रमेश को थोड़ी हैरानी हुई। अरे, ये नया आदमी कौन है और इसके पास इतनी भीड़ कैसे है? मेरे पुराने ग्राहक भी उधर ही जा रहे हैं। सालों से मैं यहां तरबूज बेच रहा हूं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग मेरी दुकान की तरफ देखे बिना ही उधर जा रहे हैं। रमेश ने उस नए व्यक्ति की दुकान की ओर देखा। वह व्यक्ति बहुत ही चालाकी और आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था और उसके तरबूज वाकई लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। भाइयों भाइयों भाइयों, इधर आइए। हमारे तरबूज की मिठास ऐसी है कि एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ऐसा लाल और रसीला तरबूज जो मुंह में जाते ही घुल जाए। ये लो, चखो और खुद जानो कि असली मिठास क्या होती है। वाह भाई, सच में तुम्हारा तरबूज तो बहुत ही मीठा है। रमेश के तरबूज तो अब इसके आगे बिल्कुल फीके लगते हैं। तुम्हारा तरबूज तो एकदम शहद जैसा है। ऐसा लाल और रसीला फल इस चिलचिलाती गर्मी में किसी अमृत से कम नहीं है। कल तक तो ये सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर खड़े थे, रोज मुझसे ही तरबूज खरीदते थे, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया? जो लोग कल तक मेरे तरबूज की तारीफ करते नहीं थकते थे, वे आज ऐसे मुंह मोड़ रहे हैं जैसे मुझे जानते ही ना हो। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या बदल गया? रमेश ने उस नए विक्रेता पर अपनी नजरें गड़ाई। उसने गौर किया कि वह व्यक्ति ग्राहकों को तरबूज का टुकड़ा देने से पहले अपनी हथेली में छुपी किसी चीज से तरबूज में कुछ कर रहा था। उसने देखा कि वह चुपके से एक पतली सुई तरबूज में चुभो रहा था। ये देखिए, मैं अभी आपको काट के दिखाता हूँ। आप खुद अपनी आंखों से इसकी ताजगी और रंग देख लीजिए। अगर ये अंदर से सुर्ख लाल और शहद जैसा मीठा ना निकला तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं। नया विक्रेता तरबूजों को चेक करने के बहाने उसमें चुपके से एक पतली सी सुई डाल देता था और फिर तरबूज एकदम से लाल लाल मीठा मीठा हो जाता था। रमेश की दुकान पर दिन भर में एक दो ही ग्राहक आए और रात हो गई। रमेश अपनी दुकान समेट रहा था, लेकिन उसके दिमाग में उसी नए विक्रेता की तरकीब चल रही थी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह व्यक्ति कोई बेईमानी कर रहा है। कोई भी तरबूज अपने आप इतना मीठा नहीं हो सकता। वो जरूर सुई के माध्यम से कोई मीठा घोल या चाशनी अंदर डाल रहा है, क्योंकि उसने मेरे ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ये सरासर धोखा है। रमेश ने फैसला किया कि वह आज चुपके से उस धोखेबाज के पास जाएगा और उसकी असलियत का पर्दाफाश करेगा। आज इसका सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। इस धोखेबाज की सच्चाई को पूरे बाजार के सामने लाकर ही मानूंगा, ताकि कल को कोई और ग्राहक इसके झांसे में ना आए।
रमेश ने छुपकर देखा कि वह नया व्यक्ति एक सुई जैसी चीज निकालकर तरबूज के अंदर मीठा घोल इंजेक्ट कर रहा था। रमेश ने अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो भी बना लिया। रुक जा बेटा, अब तेरी चालाकी ज्यादा देर नहीं चलेगी। तेरी इस धोखाधड़ी का सच आज मैं पूरे बाजार के सामने लाकर ही रहूंगा। तेरी सारी करतूतें इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगले दिन रमेश ने मुखिया के घर जाकर यह सारी बात बताने का निर्णय लिया। नमस्ते मुखिया जी, इस गांव वालों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बाजार में जो नया तरबूज वाला आया है वो लोगों की जान के साथ खेल रहा है। क्या? ये क्या बोल रहे हो रमेश को? नया तरबूज वाला कौन है ये जो हमारे गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? चंद पैसों के लिए मासूमों की जान से खेलने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? मुखिया जी, वो नया विक्रेता तरबूज में सुई चुभोकर अंदर मीठा घोल या चाशनी डालता है। मैंने ये सब उस रात अपनी आंखों से देखा है। वो तरबूज को अंदर से मीठा बनाने के लिए इस गलत तरीके का इस्तेमाल करता है जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा है तो चलो अभी की अभी पंचायत बुलानी पड़ेगी। गांव वालों की सेहत और उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। गांव के एक बड़े से बरगद के पेड़ के बीचों बीच पंचायत बैठी। उस पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नए विक्रेता को भी बीच में खड़ा किया गया। गांव वालों, अब इस पंचायत को शुरू किया जाए। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस नए विक्रेता पर हमारे गांव के लोगों की सेहत और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का बहुत गंभीर आरोप लगा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं मुखिया जी। मैं कोई बेईमानी नहीं करता। ये रमेश अपनी दुकान के कम होते ग्राहकों से परेशान होकर मेरे खिलाफ झूठी साजिश रच रहा है। मेरे सारे तरबूज बिल्कुल ताजा और प्राकृतिक हैं। मुखिया जी और मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे इस नए विक्रेता से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरा काम भी तरबूज बेचने का ही है, लेकिन मैं कभी अपने फायदे के लिए किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। कल रात जब मैंने इसे चोरी छिपे तरबूज में सुई चुभोकर मीठा घोल भरते देखा तो मुझे गांव के बच्चों और बुजुर्गों की चिंता हुई। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर किसी बच्चे या बीमार की तबीयत खराब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मुखिया जी, ऐसे धोखेबाज को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। यह तो बहुत ही गलत बात है। हम अपने बच्चों और परिवार को बाजार से फल लाकर खिलाते हैं और ये हमें जहर खिला रहा है। ऐसे लोगों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। गांव वालों, पंचायत ने दोनों पक्षों की बातें सुन ली हैं और रमेश द्वारा दिखाए गए सबूतों की भी पुष्टि हो गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को हमारे गांव के लोगों की सेहत और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर वह नया विक्रेता माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंद पैसों के लालच में आकर मैंने ये गलत कदम उठा लिया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझ पर रहम कीजिए और जुर्माना कम कर दीजिए। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी इस हरकत की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी किसी गांव में ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। मुखिया जी, ये अपनी गलती मान चुका है और माफी भी मांग रहा है। एक इंसान के तौर पर मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से माफ किया, लेकिन गांव की सुरक्षा और नियमों का सवाल है, तो जो फैसला आपने और पंचायत ने लिया है वही सर्वोपरि रहेगा। ये रमेश का बड़प्पन है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया। गांव की सेहत और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने की गलती बहुत बड़ी थी, जिसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिल सकती थी। लेकिन रमेश के बड़े दिल को देखते हुए पंचायत तुम्हें सुधरने का एक दूसरा मौका दे रही है। मुखिया जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर यह दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो क्या होगा? हम कैसे यकीन करें कि यह आगे से ऐसा नहीं करेगा? ये बहुत सही सवाल है। अगर इसने दोबारा हमारे गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया या ऐसा कोई भी गलत काम किया तो फिर कोई पंचायत नहीं बैठेगी। इसे तुरंत हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसके खिलाफ पुलिस में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुखिया जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी।
मैं कसम खाता हूं कि मैं अब कोई बेईमानी नहीं करूंगा। मुझको बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है मुखिया जी, इंसान से ही गलतियां होती हैं और इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसे एक आखिरी मौका दे दीजिए, लेकिन शर्त यही रहेगी कि अगर ये फिर से ऐसी गलती करेगा तो जो फैसला आपने सुनाया है वही लागू होगा। मुखिया जी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उस नए विक्रेता को एक अंतिम मौका देने का फैसला किया ताकि वह सुधर सके। पंचायत समाप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी ग्रामीण और मुखिया जी अपने अपने घरों की ओर लौट गए। बरगद के पेड़ के नीचे अब केवल रमेश और वह नया विक्रेता ही बचे थे। तुम्हें क्या लगता है रमेश, इस पंचायत की चेतावनी से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? आज नहीं तो कल मैं कोई नया तरीका ढूंढ लूंगा। धंधा तो मैं ही करूंगा और अपनी ही शर्तों पर करूंगा। धंधा जरूर करो, लेकिन गांव वालों की सेहत और उनके भरोसे की कीमत पर नहीं। मेरी नजर अब तुम्हारी हर एक चाल पर है। इस सीधे साधे गांव को कमजोर समझने की भूल मत करना। अगली बार अगर तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हें बचाने के लिए कोई पंचायत नहीं आएगी, बल्कि कानून तुमसे सीधा हिसाब करेगा। उस रात के अंधेरे में नया विक्रेता हाथ में चाकू लेकर रमेश के घर की ओर जाता है। रमेश, बाहर आ। पंचायत में बहुत उछल रहा था ना, आज तेरी ईमानदारी और बहादुरी दोनों निकाल दूंगा। बाहर आ। दरवाजा खुला और रमेश बाहर आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। रमेश के साथ साथ मुखिया जी और 2 पुलिस वाले भी बाहर आ गए। तुझे क्या लगा था कि तू रमेश और इस गांव को बेवकूफ बना देगा? रमेश ने तो अपने बड़प्पन से तुझे माफ कर दिया था, लेकिन तेरी नीयत पर हमें पहले ही शक था, इसीलिए हमने पहले ही पुलिस को तैयार रखा था। तूने हमारे सीधे साधे गांव और यहाँ के लोगों के भोलेपन का फायदा उठाने की बहुत बड़ी भूल की है। रमेश ने तुझे इंसानियत के नाते एक मौका दिया था, लेकिन तूने उस मौके का मजाक उड़ाया और रात के अंधेरे में हिंसा का रास्ता चुना। अब तुझे इस गलती की पूरी कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल मुखिया जी, कानून अपना काम करेगा। रात के अंधेरे में हथियार लेकर किसी के घर पर हमला करना और जान से मारने की धमकी देना एक बहुत गंभीर अपराध है। अब इसे थाने चलना होगा, जहां इसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और गुस्से में आकर ये सब कर बैठा। मुझ पर तरस खाइए। अब मैं कभी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगा और ना ही गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ करूंगा। मुझे जेल मत ले जाइए, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। चुप हो जा, अब एक शब्द भी मत बोल। पंचायत में जब तू रो रहा था तो हमें लगा कि तू सच में सुधरना चाहता है। तूने रमेश के बड़े दिल और हमारे भोलेपन का मजाक उड़ाया है। तू इंसानियत के नाम पर कलंक है। रमेश ने तुझे माफ करके गलती की, लेकिन तू रात के अंधेरे में हथियार लेकर बदला लेने आ गया। अब हमारे पास तेरे लिए कोई दया नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अब यहां और रुकने या देरी करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान रात के अंधेरे में हाथ में हथियार लेकर किसी के घर तक पहुंच सकता है, वो इस गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे तुरंत अपनी हिरासत में लीजिए और जेल ले जाइए, ताकि यहां के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। इंस्पेक्टर साहब, आप रमेश की बात बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये इंसानियत और समझाइश की भाषा नहीं समझेगा। ये अपनी आदतों से मजबूर है और जेल की काल कोठरी देखे बिना कभी नहीं सुधरेगा। इसे ले जाइए और इसके असली ठिकाने पर रखिए, ताकि इसे अपने किए का सही एहसास हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। ऐसे लोगों को जब तक कानून की असल ताकत का सामना नहीं होता, इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अब इसकी जगह जेल की काल कोठरी ही है, जहां इसे अपने किए की हर एक भूल याद आएगी। फिर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर रमेश एकदम खुशी खुशी अपना तरबूज का बिजनेस पूरे गांव में चलाता है।